नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 26 नवंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह हेल्प करेगी। तो दोस्तों आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मामलों में। पहली जो खबर है वह है हर घर नल योजना। दोस्तों, हर घर नल योजना ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इन उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। वो भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। वह कौन कौन से हैं? बिहार है, ध्यान रखने का, झारखंड है, एमपी है और छत्तीसगढ़ है। तो यानी 4 राज्यों की सीमाओं को यह स्पर्श करता है। यहाँ के निवासियों के लिए हर घर नल योजना यानी हर घर में नल का जल का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है और यह 5555 करोड़ की योजना शुरू की गई है इस राज्य के लिए। इसी क्षेत्र को ही क्यों चुना? वाई वॉज द रीजन चूजन? दिस रीजन इज फुल ऑफ natural resources despite the region having many rivers like Ganga, Ghaghra, Yamuna and the Saryu water scarcity prevails in the region. Thus हर घर नल योजना has been launched. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घाघरा, यमुना, सरयू, गंगा ये सब नदियाँ और यहीं पर सोन नदी भी इस तरफ से आती है। रिहंद बांध परियोजना यही है, सोन की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हर घर नल योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही नदी का पानी और क्षेत्र का भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर जो तेजी से पोल्यूटेड हो रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना सरकार ने बीड़ा उठाया है। यानी कह सकते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोवाइड किया जाए सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह अब इसमें व्हाट आर द बेनिफिट, इस योजना से क्या लाभ होगा? तो योजना से मिर्जापुर में ही कितने देख रहे हैं ना, 21,87,980 यानी 20 लाख, मोर देन 21 लाख पीपल को इसका लाभ मिलेगा। सोनभद्र में भी इस योजना के तहत 19 लाख से एबव 19 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। योजना की लागत हमने बता ही दिया 5555.38 करोड़ रुपीस। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है कि हर घर को नल। दोस्तों भारत में यानी 2024 तक यह निर्णय लिया है सरकार ने कि हर घर को नल से पानी मुहैया कराया जाए। हालांकि अभी तक 80% घरों में हर घर में नल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इससे लाभ होगा कि झीलों और नदी के पानी को शुद्ध करके प्यूरिफाइड करके सप्लाई दी जाएगी। किसकी, किन फैमिलीज को? सोनभद्र की और मिर्जापुर की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑल हाउस होल्ड आर एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। यानी लगभग सभी ग्रामीण परिवारों, सभी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम या द स्कीम? इसके क्या घटक हैं? तो हर ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के स्रोतों, थोक जल अंतरण, उपचार संयंत्रों, वितरण नेटवर्क का विकास होगा और रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट फ्रॉम द डर्टी वाटर यानी कह सकते हैं कंटामिनेंट वाटर यानी दूषित पदार्थों को निकाला जाएगा। क्योंकि भारत के जलों में खासकर अंडरग्राउंड वाटर बहुत दूषित हो चुका है। सांख्यिया अन्य जैसे खनिज की वजह से यह प्रभावित हो रहा है। तो इसमें जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इन सब को जो है ठीक करने का सरकार ने यह कोशिश कर रही इस योजना के तहत। तो इसमें क्या होगा? वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी ट्रेनिंग, एचआरडी, retrofitting of the completed and ongoing scheme to provide FHTCs at minimum service level, support IEC, development of utilities, water quality testing and surveillance,
R&D, नॉलेज सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटीज एक्सेट्रा। ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैग ऑफ फर्स्ट वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो है दोस्तों। यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, ये भी प्रश्न बन जाएगा। जी सतीश रेड्डी हैं। और वो हैवी वेट जो टारपीडो है, पहली उत्पादन इकाई को हरी झंडी दे दी गई है। और वरुणास्त्र हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, नोवेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी NSTL ऑफ DRDO, वाइल भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL कहाँ है, विशाखापट्टनम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह पोर्ट भी है और दक्षिण तटीय रेलवे का जोन, नया 18वां जोन भी यही बना है। याद हो जाएगा दोस्तों, फैक्ट है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों में से एक यह भी है। तो ढेर सारे फैक्ट हो गए। और दोस्तों सबसे ज्यादा आयरन ओर समझते हैं ना, लौह अयस्क, यहीं से निर्यात किया जाता है। अब इसमें जो वरुणास्त्र है इसके बारे में, तो वरुणास्त्र इज ए शिप लॉन्च्ड हैवी वेट इलेक्ट्रिकली propelled anti-submarine torpedo. It can be launched from ship that can fire heavyweight torpedoes to engage क्वाइट सबमरीन इन डीप एंड शैलो वाटर। यानी दोस्तों यह सबमरीन ऊपर या निचले दोनों तरफ से हमला कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यह गहरे और उथले सागर दोनों में हमला कर सकती है। यह एक इलेक्ट्रिक प्रपोल्सन सिस्टम द्वारा संचालित है, जिसमें 250 किलोवाट सिल्वर ऑक्साइड जिंक एगोजेन बैटरी होगी। यह 40 समुद्री मील यानी 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करने में सक्षम है दोस्तों। और हैवी वेट टारपीडो को एक्सपोर्ट के लिए भी पेश किया जाएगा, यानी इसको हम निर्यात भी करेंगे। अब बात करते हैं साइक्लोन निवार। दोस्तों कल से ही आप लोग चर्चा में आ गया है ये चक्रवात, यानी आए दिन चक्रवात आते रहते हैं दोस्तों। तो भारत के तटीय क्षेत्रों पर खासकर चेन्नई, यानी खासकर यहाँ चेन्नई, ये तो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी में उठा है यह चक्रवात। खासकर तमिलनाडु इसका मेन इपी सेंटर है, इसीलिए तमिलनाडु के 13 जिलों को में सार्वजनिक अवकाश करा दिया गया है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखना। पुदुचेरी हैज 4 डिस्ट्रिक्ट विच इज सिचुएटेड इन 3 स्टेट लाइक यनम इन आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे दोस्तों, एंड माहे इन केरला, एंड पुदुचेरी एंड कराईकल, ये 2 डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर भी धारा 144 लगा दी गई, 144। तो चक्रवाती तूफान निवार, इसकी गति करीब 145 यानी 125 टू 145 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों यहाँ के तटीय क्षेत्रों को करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानी स्वामी और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। तो दोनों लोगों और केंद्र ने हर संभव मदद देने का प्रयास किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, NDRF की टीमें जरूरतमंद लोगों तक के लिए तैनात हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि 13 जिले हैं, केंद्र शासित प्रदेश में 144 लागू ही कर दी गई है। और यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है कि ये नाम किसने दिया, जैसे अम्फन चक्रवात था तो थाईलैंड ने दिया था, तो इसी तरह से इस चक्रवात का नाम किसने दिया, तो ईरान ने सुझाया है दोस्तों। और निवार का मतलब ही होता है रोकथाम करना, प्रिवेंशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसे कहते हैं और इसके बारे में बहुत सारी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे हमारे टॉर्नेडो आता है, कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में। इसी तरह से कैरेबियन सागर में हरिकेन आता है, जापान में टाइफू कहते हैं, फिलीपींस और चीन में इसको टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे चक्रवात कहते हैं। नेशनल डिजास्टर, अब हम बात करेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF क्या है ये भी थोड़ा जान लीजिए। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड सिविल डिफेंस इज पुलिस फोर्स फॉर्म अंडर द लॉ ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दोस्तों 2005 अधिनियम के तहत
ध्यान रखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना 2006 में हुई। जहां कहीं भी नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा, जैसे जैसे गैस का लीकेज हुआ था, तो वहां पर भी यह सहायता के लिए एनडीआरएफ पहुंच जाती है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो मुखिया होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ साथ भारत के संघीय ढांचे में आपदा प्रबंधन का जिम्मा राज्य सरकार के कंधे पर होता है। तो केंद्र में गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, आप देख रहे होंगे लगातार अमित शाह नजर बनाए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, इसका प्रभाव लोगों पर ना पड़ सके। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। इंडिया एंड बहरीन विल इंक्रीज कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं, चित्र दिख रहा है, ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब हैं, और साथ साथ उनके समकक्ष हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी। इन लोगों के नाम काफ़ी बड़े होते हैं, तो अल जयानी याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में दोनों देश आपस में सहमत हो गए हैं। जयश्री एस जयशंकर जी गए हुए हैं, इस समय जो है वहाँ की यात्रा पे, बहरीन की यात्रा पे गए हुए हैं, और दोनों देश के बीच सहमति हुई है, वार्ता हुई है। दोनों समुद्री क्षेत्र, मैरी टाइम कह सकते हैं, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों देशों ने कोविड से पैदा हुई चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए और भी कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा की। दोनों देश आंतरिक तकनीक यानी इंटरनल टेक्नोलॉजी, बुनियादी सुविधाओं और आईटी सेक्टर में भी सहयोग के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक गल्फ कंट्री है, बहरीन की राजधानी मनामा है, ओमान यहाँ पर देख सकते हैं मस्कट है, यह ईरान है। इन दोनों के बीच में ही याद रखना कौन सी जल संधि बताया था, हार्मुज स्ट्रेट है। सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। याद रखेंगे, इधर ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, या अरब सागर कह सकते हैं। ओमान की कैपिटल मस्कट है, यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी है, कतर है इसकी राजधानी दोहा, और ये इधर आप देख रहे हैं सऊदिया अरबिया है। ये इराक भी है, इसकी राजधानी बगदाद है जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कुवैत है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। ये सब पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं दोस्तों, ओपेक कंट्रीज में इनका नाम है। इसको स्वतंत्रता 1971 में यूनाइटेड किंगडम का इस पर शासन हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ अभी भी राजशाही व्यवस्था है, यानी राजशाही संवैधानिक तंत्र कह सकते हैं। और यहाँ पर मनामा इसकी कैपिटल है, इसकी मुद्रा जो करेंसी है दिनार है। हमद बिन ईसा अल खलीफा और जयशंकर प्रसाद वहाँ पर इस समय गए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों में। हम बात कर रहे हैं कि आज हमारा देश पूरे विश्व में, यानी हमने क्या कहा, जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया इज ए सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड एक आपको इंडिया का मिल जाएगा, यानी विश्व में हर छठा व्यक्ति में एक भारतीय आपको मिलेगा। और दोस्तों, आज भारतीय पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। हमारे देश के ही हैं सांसद, अब बने हैं न्यूजीलैंड में, डॉक्टर गौरव शर्मा। यह चर्चित व्यक्तित्व है। न्यूजीलैंड की संसद में इन्होंने संस्कृत भाषा में ओथ लिया। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ इलेक्शन हुआ है, अर्डर्ने फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनी है न्यूजीलैंड की, और भी अभी चर्चा करेंगे। पहले खबर सुन लीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने माओरी लैंग्वेज, माओरी वहाँ की जनजाति है, न्यूजीलैंड में माओरी ट्राइब्स पाई जाती है। याद रखिएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अबोर्जिन्स कहा जाता है, उसी तरह से न्यूजीलैंड में माओरी। इससे क्या होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सांस्कृतिक संबंध में भी प्रगाढ़ता आएगी, सांस्कृतिक विरासतों के प्रति समर्पण और बढ़ेगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। दोस्तों, न्यूजीलैंड को साउथ का कह सकते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों। और यह न्यूजीलैंड बीच में एक जल संधि है, कुक स्टेट। कुक स्टेट सेपरेट टू नॉर्थ न्यूजीलैंड टू साउथ न्यूजीलैंड। और यहाँ का जो कह सकते हैं कीवियों का देश, इसी जैसे ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं, इसे कीवियों का, कीवी पक्षी यहाँ पाया जाता है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट टीम भी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत से इसके अच्छे संबंध हैं। तो 33 साल के डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड
के संसदीय चुनाव में वे लेबर पार्टी के टिकट पर हैमिल्टन भी शहर है, वहीं से यह चुनाव जीतकर आए हैं। तो इस तरह से स्थानीय भाषा माओरी में पहली शपथ ली, फिर उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। तो इस तरह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी। तो दोस्तों इन्होंने ऑकलैंड, वहीं पर शहर है न्यूजीलैंड में, एमबीबीएस किया था। इसके बाद वॉशिंगटन से उन्होंने एमबीए किया। फिर वो न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में प्रैक्टिस करते रहे। इससे पहले वो लोक स्वास्थ्य, पॉलिसी, मेडिसिन एंड कंसल्टेशन के क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं न्यूजीलैंड, स्पेन, अमेरिका, नेपाल, वियतनाम, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और भारत में भी दी है। तो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व है दोस्तों, डॉक्टर गौरव शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक, यानी इसको एलवीबी कहते हैं, ने के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से जमाकर्ताओं को, जो डिपॉजिटर हैं, उनके हितों की रक्षा और वित्तीय बैंकिंग स्थिरता के हित में बैंकिंग विनियमन कानून अधिनियम, याद रखना 1949 के सेक्शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। नाउ दिस मर्जर विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 27 ऑफ नवंबर 2020, यानी दोस्तों कल से यह कह सकते हैं लागू हो जाएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास का नाम बदलकर डीबीएस बैंक अब हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से डीबीआईएल क्या है? ये सिंगापुर बेस्ड बैंक है। डीबीआईएल एक बैंकिंग कंपनी है जो आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त है, जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है। तो दोस्तों यह सिंगापुर बेस्ड बैंक है। डीबीएस एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है, जिसकी 18 मार्केट यानी 18 मार्केट पर इसका जो उपस्थिति है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? सिंगापुर में है। सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत देश है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। 100% अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व की 100% नगरीकृत देश है दोस्तों। और यह सिंगापुर, याद रखना दोस्तों, सिंगापुर से भारत के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। इसकी ब्रांचेज जो है 600 से ज़्यादा शाखाएं, इसकी संख्या बढ़ चुकी है। और दोस्तों एलवीबी की भी जान लीजिए, यह 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है, तमिलनाडु की कैपिटल। वर्तमान इसके एमडी सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर हैं और यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, तो यह भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में दोस्तों। पीलीभीत टाइगर रिजर्व गेट्स इंटरनेशनल ऑनर्स, यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैज बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल TX2 अवार्ड। दोस्तों ये इसको किस लिए मिला है? तो याद रखना दोस्तों, जैसे कि टाइगर की संख्या को दुगना कर दिया है। यह पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि में मामलों में तेजी से बढ़े आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है। तो महज 4 साल के भीतर ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 हो गई है दोस्तों। और ये देख सकते हैं पीलीभीत, यह आप देख रहे हैं नेपाल को भी स्पर्श कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। यहीं एक फुलहर झील है, सुना होगा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फुलहर लेक विच इज मेन सोर्स ऑफ गोमती रिवर। याद रखना कि गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, मेन ट्रिब्यूटरी है, विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लेन एरिया, जो कि मैदानी क्षेत्र या तराई रीजन से निकलती है। इसी में तराई के इस छोटे जिले पीलीभीत के जंगल में बाघ तो काफ़ी पहले से ही रह रहे हैं। यहाँ के जंगल में वास करने बाघों की सुरक्षा संरक्षण के लिए विगत जून 2014 में पीलीभीत टाइगर, यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसे कब घोषित किया गया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, 2014। उस समय संख्या 25 थी, अब बढ़कर यह 65 हो गई है। कब? 2018 में गणना हुई। ध्यान रखेंगे टाइगर की जो गणना होती है 2006, 2010, 2014 और 2018, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से 4-4 सालों पर यह गणना होती है दोस्तों। और भारत का पूरा अगर बात किया जाए तो 1967 है टोटल बाघों की संख्या। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, मैंने आपको बताया ही है, 526 है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 524, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है 442 संख्या हो चुकी है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और नागपुर को टाइगर कैपिटल कहा जाता है महाराष्ट्र के, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, यह की तरफ से आयोजित एक वर्चुअल समारोह में पीलीभीत के टाइगर रिजर्व को नंबर 1 बताया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जैसे यह 13 देशों में आता है, नेपाल, भूटान, भारत, रूस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में भी मॉनिटरिंग के
के बाद यह तय किया गया। भारत में सबसे तेजी से बाघों की संख्या अगर कहीं बढ़ी है तो वो है पीलीभीत जिला। और दोस्तों विश्व के 80% बाघ यानी 75% से अधिक बाघ जो हैं भारत में ही पाए जाते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा जान लीजिए, IUCN का आप देख सकते हैं, ये है UNDP का है। तो UNDP की स्थापना आप देख सकते हैं, एक साथ साथ मैंने देखा है। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसका ये मोटो है IUCN का। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर आप बात किया जाए तो यहाँ पर स्थापित हुई थी, वो कहाँ है, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका लोकेशन है, इसका हेड क्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेले, यानी झांग सिंह झेंग इसके प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में। और इसी तरह से UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। अचिम स्टैनर जो है इसके हेड हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और न्यूयॉर्क के किस नदी के किनारे बसा है, बता चुका हूँ कई बार आप लोगों को, ध्यान रखना दोस्तों, वह है हडसन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम बैग्स बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020, यानी नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीत लिया है। दिल्ली क्राइम इज द फर्स्ट वेब सीरीज फ्रॉम इंडिया टू विन एन इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ये भी बहुत गौरव की बात है भारत के लिए। यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह, आप देख रहे हैं उन्हीं का चित्र दिख रहा है, मुख्य किरदार में हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों खेल समाचारों में आज बहुत महान फुटबॉल खिलाड़ी, कह सकते हैं फुटबॉल की जगत का एक महान सितारा दुनिया में नहीं रहा। तो महानतम फुटबॉल खिलाड़ी डियागो माराडोना का नाम तो दोस्तों सुना होगा। हमारे देश के पूर्व कैप्टन, वर्तमान में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली बहुत बड़े फैन हैं डियागो माराडोना के। तो उनका निधन हो गया है 60 वर्ष की आयु में। अर्जेंटीना ने विश्व कप 1986 विश्व कप जीता था। उस समय डियागो टीम के कैप्टन थे, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था। वह 1986 में मैक्सिको में अर्जेंटीना के विश्व कप में जीत दिलाने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे दोस्तों। वे अपने क्लब कैरियर के दौरान बार्सिलोना और नेपोली के लिए भी खेले थे। तो दोस्तों 1986 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड मैच के दौरान माराडोना का सबसे यादगार पल उनका हैंड ऑफ गॉड था। मैच में उनका दूसरा गोल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, अब दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड ग्रेग बार्कले इलेक्टेड न्यू ICC चेयरमैन। दोस्तों व्यावसायिक रूप से वकील हैं और 2012 के न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर पद तैनात रहे हैं। ग्रेग बार्कले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका चित्र है, आप देख सकते हैं। इनका कार्यकाल यानी शशांक मनोहर इससे पहले थे। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद जो कार्यवाहक थे इमरान ख्वाजा की जगह यह लेंगे, पाकिस्तानी थे। तो यह चेयरमैन अधिकतम 3 बार अपने पद पर रह सकता है और बार्कले का जो यह कार्यकाल होगा वह 2 वर्ष का होगा। दोस्तों ICC के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके CEO हैं मनु साहनी, 2019 से यही हैं। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चेयरमैन बताया ना इमरान ख्वाजा, अब उनकी जगह बार्कले हो जाएंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी। इसमें 104 सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, यह 26 नवंबर महत्वपूर्ण घटना है। आज ही के दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। हालांकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखना दोस्तों। तो संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं हर साल। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अब इसमें जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे में मुंबई में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल की आधारशिला रखते हुए 11 अक्टूबर 2015 को ये घोषणा हुई थी कि हम लोग इसको अब संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। 2015 को वर्ष अम्बेडकर की 125वीं जयंती भी थी, जिन्होंने संविधान सभा का मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें दोस्तों 7 सदस्यों की संख्या थी अम्बेडकर को लेकर के। अम्बेडकर का बहुत योगदान है हमारे संविधान के निर्माण में, इसीलिए
इसीलिए भारतीय संविधान का इनको जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो संविधान सभा में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों इसके निर्माण होने में। बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो बाय द अप्रूवल ऑफ जेबी कृपलानी के एडवाइस या अप्रूवल कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सलाह दिया कि सबसे बुजुर्ग और सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन है सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाए अध्यक्ष। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष इसके जो है एच.सी. मुखर्जी थे, और इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव साहब थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और फिर 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, और यही 40 दिन बाद 22 जनवरी 1947 में यह जो है संविधान सभा ने पारित किया, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका बना, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, जिसे संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेशनल मिल्क डे भी। आज हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जैसे हमने बताया था ना, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे कि हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, वैसे ही इनको, इनका जन्म दिवस है। इन्हीं के उपलक्ष्य में 2014 से हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। और यह दिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों सहित देश के डेयरी के क्षेत्र द्वारा निर्धारित इसे किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनका चित्र है अमूल, यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और वर्ल्ड मिल्क डे दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है। और विश्व में मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत ही है, लेकिन उसमें भी देखिए 2 कैटेगरी है। अगर भैंस के दूध का बात किया जाए, बुफेलो मिल्क का, तो उसमें भारत का प्रथम स्थान है। लेकिन अगर काऊ मिल्क की बात की जाए तो उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। लेकिन ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में भारत का प्रथम स्थान है। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना का नाम सुना होगा। आज हमने इसके इंपॉर्टेंट रोचक तथ्यों को हमने लिया है। तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज। जैसे पहला कौन सा है? ब्राजील है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अर्जेंटीना आधिकारिक तौर पे इसको अर्जेंटीना गणराज्य कहा जाता है। यह जो है एक संप्रभु देश है, एक कहते हैं सोवर्ण कंट्री है। अर्जेंटीना की सीमाएं उत्तर में बोलीविया, पराग्वे, पूर्व में उरुग्वे, ब्राजील और पश्चिम में चिली से लगती हैं। यानी इतने देश स्पर्श करते हैं, जैसे बोलीविया की राजधानी लापाज, पराग्वे की कैपिटल असुंसियन, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो, ब्राजील की ब्राजीलिया और चिली की राजधानी सैंटियागो है। दोस्तों यहाँ पर स्पेन का शासन था, स्पेन यहाँ पर रूल करता था। तो 9 जुलाई 1816 में स्पेन से इसको स्वतंत्रता मिली थी। अर्जेंटीना का कुल क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 27,80,400 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों अर्जेंटीना क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है, जैसे ब्राजील की पुर्तगीज है। यहाँ की मुद्रा को पेसो कहा जाता है, करेंसीज को पेसो कहते हैं, ध्यान रखना। और 2010 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला लैटिन या दक्षिण अमेरिका का यह पहला देश है। दोस्तों अर्जेंटीना इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस 2.8 to 3 मिलियन टन एनुअली। और दोस्तों यह जो है कह सकते हैं कि उत्पादन में 6वें स्थान पर है, निर्यातक में यह 5वें स्थान पर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मांस उत्पादक यानी बीफ उत्पादक, गौ मांस उत्पादक देश है। भारत का स्थान 5वें नंबर पर है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस तरह से अर्जेंटीना रेडियो प्रसारण करने वाला दुनिया के पहले देशों में से एक था, यानी 1920 को इसने प्रसारण किया था। और यहाँ पर पेटागोनिया दोस्तों ये मरुस्थल भी है, कोल्ड डेजर्ट है। पेरिटो मैरिनो ग्लेशियर दुनिया में ताजे पानी का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है। और यहाँ के जो पेय पदार्थ हैं उसको यारबा माटे कहते हैं, नेशनल ड्रिंक ऑफ अर्जेंटीना। दोस्तों यहाँ मानचित्र में आइए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, उरुग्वे इसको स्पर्श कर रहा है, मॉन्टेवीडियो। प्रति व्यक्ति मांस उपभोक्ता उरुग्वे है। और दोस्तों उरुग्वे पहला फुटबॉल विश्व कप का होस्ट यही किया था, यहीं पर मेजबानी किया था 1950
1930 से विश्व कप फुटबॉल हुआ था, तो 1930 में पहला विश्व कप फुटबॉल भी उरुग्वे ही नहीं जीता था। यह देख रहे हैं ब्राज़ील, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। ये देख रहे हैं पराग्वे, इसकी राजधानी असुनसियन है। इधर आप देख रहे हैं चिली की तरह, यह चिली भी टच करता है। यहीं पे टेरा डेल फ्यूगो भी बता चुका हूँ। यहीं पर फाकलैंड आइलैंड है, यह डिस्प्यूट आइलैंड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम। 1986 में भी युद्ध हुआ था। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, तो वह जो है ब्रिटेन के साथ ही रहना फाकलैंड द्वीप के लोगों का कहना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह इस तरह से अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है। यहीं भी बता दिया पैटागोनिया का डेजर्ट है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ 6960 मीटर ऊंची है। यहाँ 59 लिखा है, कहीं कहीं 62 भी रहता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। यही है एंडीज पर्वत श्रृंखला, अर्जेंटीना को भी जो है अर्जेंटीना में फैली हुई है, देख रहे हैं एंडीज लिखा हुआ है। तो इस तरह से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। इसका नाम एंडीज क्यों पड़ा? तो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो एंडीसाइटिक लावा था, उसी के नाम पर इसका नाम एंडीज पर्वत श्रृंखला पड़ा। दोस्तों यहीं पे देख रहे हैं आटाकामा डेजर्ट अर्जेंटीना में भी है, और चिली सबसे ज्यादा चिली में है। तो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है दोस्तों। और यहाँ ग्रांड चाको, ये भी मैदानी क्षेत्र है। हाँ, यहाँ के पंपास बताया ही। यहाँ के जो बड़े बड़े फार्म हाउस, खेत फार्म हाउस समझते हैं ना, उनको स्टांसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टांसिया। लोग घोड़े से, गाड़ी से दूर दूर लंबे लंबे फार्म हाउस हैं यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे अपने यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पे एस्चुरी को प्लाटा कहते हैं, तो रियो डी ला प्लाटा। तो देख रहे हैं ना, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब नदियों के नाम भी हैं। पिल्कोमाया, ये सब यहीं पर गिरती हैं, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं दोस्तों। आज आप लोगों के सेक्शन में लगातार आप लोग उत्तर दे रहे हैं। आज भी उत्तर देने वालों में सोनिका खंडेलवाल, ऋषि और संजय, इंस्पायर राज, मुस्कान, महेश यादव, प्रभा, वैष्णवी माते, ज्ञान रंजन साहू, सूरज उपाध्याय, इन सब लोगों ने उत्तर दिया है। आज थोड़ा सा कम लोगों ने दिया है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों आज हम लोग आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड हर घर नल योजना फॉर रेसिडेंट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर उन्होंने शुरू की 5,555.38 करोड़ की योजना? सोनभद्र और मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर, गाजीपुर और आजमगढ़, या बागपत और सहारनपुर? जल्दी से उत्तर देना है दोस्तों। हैवी वेट टॉर्पीडो SWT वरुणास्त्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? पणजी में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, कोचीन में। बताया था किसकी सहायता से? DRDO इसमें मदद डिजाइन किया है। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? इंडिया, थाईलैंड, ईरान या मालदीव ने। नेक्स्ट है बहरीन की राजधानी क्या है दोस्तों? दोहा, मनामा, अबू धाबी, तेहरान। तो ये चारों राजधानियां हैं दोस्तों, एक कतर की है, एक बहरीन की है, एक यूनाइटेड अरब अमीरात की है, और एक ईरान की है। इसी में आपको उत्तर ढूंढना है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के सांसद न्यूजीलैंड के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड की संसद में किस भाषा में शपथ ली है? दोस्तों याद रखना, पहले तो वहां न्यूजीलैंड की माओरी भाषा में शपथ लिया, फिर बाद में उन्होंने किस भाषा में, किस भारतीय भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत, बंगाली या मराठी भाषा में शपथ लिया? नेक्स्ट है किस बैंक ने DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय किया? कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड या यस बैंक? इन चारों में से ही आपको उत्तर देना है। विच बैंक मर्ज इनटू DBS बैंक इंडिया लिमिटेड? और दोस्तों ये कहाँ की है? सिंगापुर बेस्ड बैंक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? नेक्स्ट है महानतम फुटबॉल खिलाड़ी डियागो माराडोना किस देश के थे, जो अब नहीं रहे, निधन हो गया है दोस्तों? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या उरुग्वे? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 27 नवंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना पर किस देश का शासन था? यानी अर्जेंटीना वॉज रूल्ड बाई विच कंट्री? फ्रांसीसी, ब्रिटेन, स्पेनिश, पुर्तगीज? दोस्तों वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है जिसने शासन किया था। तो जल्दी से उत्तर देना है दोस्तों। और इस तरह से आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।